हेलो, जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 जीवो में जनन, ठीक है, इसका महत्वपूर्ण सब्जेक्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन है जो 2 नंबर में आपके बोर्ड में पूछ सकता है, सारा क्वेश्चन देखने वाले प्यारे बच्चों तो इस वीडियो को पूरे मन से देखिएगा और जितना भी क्वेश्चन करवाऊंगा आप लोग प्रयास कीजिएगा सारा क्वेश्चन कर लेने का, ठीक है। इसी में से क्वेश्चन आएगा जितना मैं क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों फटाफट शुरुआत करते हैं और साथ में आप लोग चैनल से पहली बार जुड़ते हैं तो चैनल को आप लोग को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के साथ बेल नोटिफिकेशन दबा लेना है। सब्सक्राइब करके क्या करना है, बेल नोटिफिकेशन करके ऑल कर लीजिएगा तो प्यारे बच्चों आपका जितना भी क्लास होगा उसको नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ठीक है। और दूसरी बात आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। उसके लिए आपको इस नंबर पर हाई या हेलो की जगह तो यहाँ से आपको एक ऑटोमेटिक लिंक आएगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये नंबर रहा, इस नंबर पर आप लोग को मैसेज करके जुड़ जाना है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है प्यारे बच्चों। ये फटाफट शुरुआत करते हैं। पूरे मन से देखकर कॉपी नोट लेकर के आप लोग बैठे प्यारे बच्चों, क्योंकि आपको प्रयास करना है। जितना भी करवाऊंगा ना तो आप लोग नोट करते चलेगा। क्या होगा, यहाँ से नोट करेगा तो आपको फायदा है। क्या फायदा है आपको, नोट कीजिएगा ना तो पहली बात तो आपका सुंदर हैंड राइटिंग बन जाएगा जो एग्जाम तक काम कर देगा। और दूसरी बात आप लोग लिखिएगा ना प्यारे बच्चों तो लिखते लिखते याद होता है। और तीसरी बात पहले वीडियो में जो पढ़वाऊंगा जो पढ़ाऊंगा उसको पहले सुन लेना, फिर लिखने का प्रयास करना है। चौथी बात आपका कॉन्फिडेंस होगा प्यार बच्चों बढ़ेगा, ठीक है। तो इन 4 बातों को फॉलो करते हुए चलिए आगे बढ़ते प्यार बच्चों और बेहतरीन वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसे कि आपको पता है पहला चैप्टर है जीवो में जनन, ठीक है। तो उसका पहला नंबर क्वेश्चन है जो बोर्ड में पहले से पूछा हुआ है, जीवों में अलैंगिक जनन के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। यानी कि जीवों में अलैंगिक जनन कैसे होता है उस पर एक टिप्पणी लिखना है। बायोलॉजी में टिप्पणी लिखने के लिए ज्यादा क्वेश्चन आता है। तो आइए देखते हैं अलैंगिक जनन क्या है। तो अलैंगिक जनन करें या अलैंगिक प्रजनन करें बात वही आता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, जीवों में होने वाले वैसी प्रक्रिया अलैंगिक जनन में क्या होता है, एक जीव भाग लेता है, पता ना आप लोगों को। तो जीवों में होने वाली वैसे प्रक्रिया जिसमें जीव अकेले ही अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करता है। क्या करता है, अपने जैसे संतान के उत्पत्ति करता है, उसे अलैंगिक प्रजनन कहते हैं। यानी कोई भी अगर जनक है वो अकेले ही संतति का उत्पन्न करेगा, जीव का प्रजनन करेगा, तो उस प्रजनन को हम लोग अलैंगिक जनन कहेंगे। और मानव क्या चाहिए, लैंगिक जनन। इसमें 2 जीव की जरूरत होता है तब ये जनन होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो अलैंगिक जनन में होगा कि जीवों में होने वाले वैसे प्रक्रिया जिसमें जीव अकेले ही अपने जैसा संतान की उत्पत्ति करता है उसे अलैंगिक जनन या अलैंगिक प्रजनन कहते हैं। इस जनन से उत्पन्न संतान अपने जनक के समान होते हैं। यानी कि जैसन जनक है वैसा ही संतान उत्पन्न होगा। जैसे अमीबा है और पैरामीशियम है, ये 2 उदाहरण है दोस्तों अलैंगिक जनन का। और लैंगिक जनन इंसान में होता है, जानवर ये सब में होता है, लेकिन यहाँ पर अलैंगिक जनन की बात करेगा ना तो यहाँ पर आप लोग को अमीबा हो जाएगा, पैरामीशियम हो जाएगा। ये दोनों में कौन सी विधि होती है, तो अलैंगिक जनन होती है, ठीक है। और ये पहले भी ये सारा चीज हम आपको बढ़िया से पढ़ा चुके हैं गहराई में, ठीक है। तो VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो VBI इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो पहले बात ये क्वेश्चन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो याद आपको रखना है कि जीवों में होने वाले वैसे प्रक्रिया जिसमें जीव अपने ही अकेले जैसे संतान की उत्पत्ति करता है तो इसे हम लोग अलैंगिक जनन कहेंगे। काफी ज्यादा आसान है और मुझे उम्मीद है आप लोग को बढ़िया से क्लियर होगा। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में पूछा हुआ क्वेश्चन है तो ये सबको आप लोग अच्छे तरीके से नोट्स बनाते चलना है, ठीक है। तो देखिए अलैंगिक जनन पूछा जा रहा है यहाँ पर क्या है तो सुनिए, अलैंगिक जनन मुकुलन से आप क्या समझते हैं। यानी कि आपका पूछा जा रहा है कि मुकुलन क्या है। जब मुकुलन पूछ दिया है तो आपके बोर्ड में पूछ सकता है पुनरुत्थान कहें कि अलैंगिक जनन के जितना विधि है ना वो सब पूछ सकता है, लेकिन मुकुलन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है इसलिए इसको अलग से छांट के बोर्ड में आपका पूछा गया है कि अलैंगिक जनन यानी मुकुलन से आप क्या समझते हैं। यानी क्वेश्चन आपका है कि मुकुलन से आप क्या समझते हैं। तो फटाफट ध्यान दीजिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। पहली बात तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर मुकुलन जो है, मुकुलन एक प्रकार का अलैंगिक प्रजनन के क्या है,
एक विधि है, कह सकते हैं ना कि मुकुलन एक प्रकार का अलैंगिक प्रजनन है। कौन सा है? मुकुलन का मतलब समझिए, जैसे कोई जीव में मुकुल आवे ना, मुकुल का मतलब उभार आना, तो उभार आएगा ना तो इससे क्या होगा, नए जीव का उत्पन्न हो जाएगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं प्यार बच्चों मुकुलन, उभार आना। तो मुकुलन एक प्रकार का अलैंगिक प्रजनन है जिसमें जीव के शरीर से एक उभार निकलता है। मान लो ये कोई जीव है, यहां से देख लो ये उभार निकला, ये क्या निकला? उभार निकला। तो उभार निकलता है जिसे मुकुल कहते हैं। यानी कि कोई भी दोस्तों जीव के शरीर से अगर थोड़ा सा भी मुकुल आ रहा है, यानी कि मुकुल का उभार का मतलब मुकुल, यानी कि उभार निकलता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? मुकुल। इसको ये जो उभार निकला ना, इसको हम लोग नाम दे देंगे क्या चीज दे देंगे? मुकुल नाम दे देंगे। क्या देंगे? मुकुल कहा जाता है। यह मुकुल धीरे धीरे विकसित होता है। ये मुकुल धीरे धीरे आपका क्या चीज होगा? विकसित होगा समय के साथ। फिर ये क्या करेगा? अपने जनक यानी कि मूल जीव से अलग होकर के एक नया जीव बनावेगा। अब देखो यहाँ पर ये फिगर थोड़ा आपका ज्यादा लेंदी होगा, थोड़ा स्वच्छ फिगर बना देता हूँ, चाहो तो इसको भी आप बना सकते हो। मान लो ये कोई जीव है, ठीक है, ये क्या चाहिए प्यार बच्चों? आपका जीव है कोई, मान लो कोई भी जीव है, ठीक है, इसमें थोड़ा सा कहीं पर उभार आएगा। क्या आएगा? थोड़ा सा यहाँ पर उभार आएगा। ये थोड़ा सा जो उभार आया है ना, ये इसी को हम लोग मुकुल कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको उभार कहा जाता है। और इस उभार को हम लोग क्या कहते हैं? मुकुल। क्या कहते हैं? मुकुल कहते हैं। और ये समय के साथ प्यारे स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, थोड़ा मैं फिगर आपको बना देता हूं ताकि आप लोग बोर्ड में बना सके। मुकुल, ठीक है, ये मुकुल बन गया। और ये समय के साथ, क्या समय के साथ प्यार बच्चों एक नए जीव का ये रूप ले लेता है। क्या लेता है? नए जीव का। तो यही आपका कहलाता है प्यार बच्चों क्या चीज? तुम अलैंगिक जनन मुकुलन का। ठीक है, मुकुलन में अलैंगिक जनन होता है तो जानवर कहते हैं। ये जो जनन लेता है, ये ईस्ट में होता है, हाइड्रा में होता है, आदि में होता है। ये जो जनन आपको दिख रहा है किसमें होता है, तो आपको ध्यान में रखना है, ये जनन जो होता है हाइड्रा और ईस्ट में होता है, मुकुलन द्वारा जनन। और पढ़ाए भी है, देख सकते हो 2014 में पूछा हुआ, तो अच्छे तरीके से इसको कर लीजिए। और नोट्स बनाते हैं ना तो उसमें पक्का फिगर आपको आता है, तो पक्का बने फिगर बनेगा ना तो कॉपी बहुत सुंदर दिखेगा। ठीक है, बहुत ज्यादा सुंदर दिखेगा। देखो फिगर बनाने से कितना मस्त लग रहा है। आपको बोर्ड में प्रयास करना है फिगर बनाने का, और एग्जाम्पल पक्का दीजिए अगर याद है तो। ठीक है, इतना करते हुए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर आप नोट्स करना चाहते हैं तो जरूर से नोट्स कर लीजिए। चलिए ये प्यार बच्चों अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। काफी ज्यादा मेहनत करना है, ठीक है। और जो विद्यार्थी नोट्स और सब्जेक्ट का नहीं लिए हैं और पैड ग्रुप में नहीं जुड़े, तो ये नंबर आपका प्यारे रहा, प्यारे स्टूडेंट, इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप करके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है, आपको नोट्स भी ले लेना है। ये नंबर आपका है, इस नंबर पर आप लोग कंटेक्ट जरूर कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। ये महा वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है, इसको एम वीवीआई के श्रेणी में रखिएगा। क्या चाहिए? ये क्वेश्चन देखो 2012 में भी आया हुआ है, ये एम वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, जितना भी करवाना सब गेस क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक पूंजक होता क्या है, इसी को एक क्लोन भी कहा जाता है। एक क्लोन या एक पूंजक, थोड़ा सा नाम में थोड़ा सा डिफरेंस है प्यारे बच्चों, आपको ध्यान रखना। एक क्लोन पूछे या एक पूंजक की परिभाषा पूछे, दोनों का सेंस एक ही चीज है, एक क्लोन या एक पूंजक। एक पूंजक हिंदी में, इंग्लिश में क्लोन। तो यहाँ पर देखिए इसकी परिभाषा को लिखिए, बहुत आसान परिभाषा। पहले बात तो ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, और कोई लंबा परिभाषा नहीं है। आपको नंबर पढ़ते ही आपको मास्टर दे देगा, नंबर काटेगा ही नहीं इसमें। देखिए क्या है उत्तर, एक ही जनक से उत्पन्न जीव, यानी कि एक ही जनक से ये जीव उत्पन्न होता है। एक ही जनक से उत्पन्न जीव तथा एक ही जनक से उत्पन्न जीव तथा आकार व आनुवांशिक रूप से समान होना चाहिए। यानी एक ही जनक से, जनक एक ही है उसका, ठीक है, एक ही जनक से उत्पन्न जीव तथा आकार व अनुवांशिक, देखिए आकार व अनुवांशिक रूप से समान जीव क्या कहलाते हैं? क्लोन कहलाते हैं। यानी कि एक ही जनक से उत्पन्न जीव जिसका क्या चाहिए? आकार तथा वह अनुवांशिक रूप से जीव क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए, उसको क्लोन कहा जाता है। क्लोन का निर्माण अलैंगिक विधि से होता है। देखो क्लोन का निर्माण अगर कहीं हो रहा है तो वो मेथड कौन सा होगा? लैंगिक जनन का नहीं, वो अलैंगिक जनन की विधि होता है। अब बोर्ड में पूछ सकता है कि क्लोन में क्या चीज होता है, लैंगिक जनन की अलैंगिक जनन की, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर अलैंगिक जनन की विधि होता है क्लोन में। तो बस इतने आपको ध्यान में रखना है कि एक ही जनक से उत्पन्न जीव
तथा आकार व अनुवांशिक रूप से समान जीव होते हैं और इसको हम लोग क्लोन कहते हैं। थोड़ा परिभाषा थोड़ा इजी है, थोड़ा ये इतना ही लिखिएगा तो आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। और ये 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला देख लीजिए, यहाँ पर द्विखंडन तथा बहुखंडन में अंतर पूछा जाता है और ये 2022 में हाल में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए प्यार बच्चों, हम आपको फटाफट इसका आंसर करवाते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर करवा देते हैं। ये आपके बोर्ड में पहले से पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए आ जाइए। तो यहाँ पर देखिएगा प्यार बच्चों, तो यहाँ पर लिखा हुआ है द्विखंडन और बहुखंडन। द्विखंडन में क्या चीज होता है, द्विखंडन में दो जीव होता है, क्या चीज होता है, देखो परिभाषा पूछ सकता है द्विखंडन क्या है, तो यहाँ से ही पूछ सकता है। तो द्विखंडन का मतलब क्या चीज होता है, जिसमें संतान की उत्पत्ति, क्या इसमें दो संतान की उत्पत्ति होता है, किसमें, द्विखंडन में। और बहुखंडन में कई संतान, बहुत सारा संतान का निर्माण होता है। जैसे द्विखंडन होता है ना प्यारे स्टूडेंट, तो उसमें दो जीव बनता है सिर्फ, ठीक है। कितना जीव बनता है, टोट के दो जीव बनता है। लेकिन बहुखंडन में के बहुत सारे ऐसे जीव बन सकते हैं। बहुखंडन में कई संतान की उत्पत्ति होती है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें केंद्रक एक ही बार विभाजन होता है, यानी कि जब देखो यहाँ पर देखो इसका केंद्रक मान लो, समझ लो यहाँ पर मान लीजिए हमने करवाया द्विखंडन, तो द्विखंडन में देखिएगा प्यार बच्चों, ये द्विखंडन इसका होना है, तो इसका केंद्रक ये है, क्या चाहिए, केंद्रक बीच में दिख रहा है ना, तो ये केंद्रक ये है, तो ये टूटेगा कैसे, तो ये टूटेगा इससे, ये इस प्रकार से टूटेगा, ये एक वो केंद्रक वाला बन गया ये, यानी कि एक बार ये टूटा ना, ये केंद्र एक के बार ना टूटा दो भाग में, फिर दोबारा नहीं टूट सकता है। यानी इसमें केंद्र का विभाजन के बार हुआ, एक के बार ना होगा तो दो को बनेगा जीव। इसमें लिखा दो संतान की उत्पत्ति है, और क्वेश्चन में लिखा द्विखंडन, मतलब कि दो बार इसका क्या होगा, विखंडन होगा। तो यानी कि इसमें केंद्रक एक ही बार विभाजन होगा, मतलब कि एक वो केंद्रक है तो इसका एक ही बार विभाजन होगा, फिर दो वो केंद्रक हो जाएगा बस। फिर इसमें क्या है कि इसमें केंद्रक का कई बार विभाजन होता है। अब बताओ इसमें कई संतान की उत्पत्ति होगा पेरिसमेंट बहुखंडन में, तो बताओ इसमें बहुत सारा आपका केंद्रक का विभाजन हो जाएगा और बहुत सारा यहाँ पर जीव बना देगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बहुखंडन बोलते हैं। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा ना तो याद हो जाता है, थोड़ा रोज रिवीजन कीजिएगा तो और अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। और प्रॉपर नोट्स बनाते चलिए ताकि आपको आगे चलकर बहुत फायदेमंद हो। अभी 5 महीना बच्चों अभी से लगातार पढ़ देंगे ना तो 90% में कोई बड़ी बात नहीं, बिल्कुल आ सकता है अभी से पढ़ के। अगला देखिए, देखिए यहाँ पर देखिएगा प्यार बच्चों, ये अनुकूल परिस्थितियों में होता है। ये जो प्यार बच्चों आपका जो द्विखंडन होता है, ये अनुकूल अनुकूल परिस्थितियों में होता है। और ये जो अनुकूल और प्रतिकूल दोनों कोई भी परिस्थिति हो, ये द्विखंडन जो बहुखंडन कहीं कोई परिस्थितियों में हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर दोस्तों द्विखंडन का उदाहरण बैक्टीरिया है, ठीक है, पैरामीशियम है, और अमीबा तो आप लोग जानते हैं सबसे बड़ा उदाहरण है। अमीबे जो इस प्रकार से आपका संरचना रहता है, जो टूट करके इस प्रकार से बना लेता है, तो किसका है, पर अमीबे का ना है। और ये अनुकूल तथा प्रतिकूल दोनों परिस्थितियों बना सकता है। और इसमें प्लाज्मोडियम होता है, जो मलेरिया जो रोग उत्पन्न करता है ना, उसी का वाहक है, ठीक है। तो ये तीन तीन चार अंतर है जो आपको याद रखना है। 2 नंबर में आएगा इस चैप्टर से, आज तक 5 नंबर में नहीं पूछा है ना कभी पूछेगा। तो 2 नंबर के लिए इस चैप्टर को एकदम अच्छे तरीके से क्लियर कर लेना, एकदम मक्खन क्वेश्चन है, कोई ऐसा क्वेश्चन है ही नहीं कि आपको हार्ड लगेगा। बस बेहतर तरीके से मेहनत से पढ़ते जाइए, बस करते जाइए, याद तो आपको होगा ही, और नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। आप देखिए लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। कब आया ये, 2020 के क्वेश्चन बैंक में आया हुआ क्वेश्चन है। तो थोड़ा इसको भी हम लोग देख लें, ठीक है। इधर अलैंगिक जनन है और इधर आपका लैंगिक जनन है। एक तरफ आपका क्या चाहिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक तरफ इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है। तो अलैंगिक जनन में देखिए, आपको पता है अलैंगिक जनन में एक ही जनक भाग लेता है, क्यों जनक, एक ही जनक भाग लेता है। लेकिन जब लैंगिक जनन की बात आता है तो दो जीव इसमें भाग लेता है, ठीक है। इसलिए आपका इसमें दो जीव भाग लेता है, इसमें एक ही जनक भाग लेता है। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल में बताया कि हाइड्रा मुकुल ये सब जो है इसी के अंतर्गत है। इसमें दो जनक जीव भाग लेता है, जैसे इंसान हो गया, जानवर हो गया, ये सब, ठीक है। तो इसमें दो जनक जीव और इसमें एक ही जनक भाग लेता है। अब देखिए इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता है। देखिए अलैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण क्यों नहीं होता है, कारण ये है कि उसमें नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन होता ही नहीं है, वो चीज होता है अकेले में ही हो जाता है। इस कारण से इसमें कोई भी
इसमें कोई भी युग्मक का निर्माण नहीं होता है, लेकिन पुरुषों में क्या होता है, युग्मक का निर्माण होता है। नर मादा मिलकर के क्या करता है, निषेचन करता है। क्या करता है पेड़ स्टूडेंट, निषेचन। निषेचन करके युग्मक ट्विन बनाता है, और ये ट्विन जो होता है फैलियोपियन ट्यूब में निषेचित होकर के गर्भाशय में जाकर के बच्चे का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो इसमें युग्मक का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, इसीलिए ठीक है, और इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता है। बहुत आसान चीज है। अगला देख लीजिए। इसमें देखिए, इसमें संतत्य जो होता है समान संतत्य होता है, यानी कि यहाँ पर देखिएगा अलैंगिक जनन में इसमें संतान होगा ना एकदम अपने जैसा ही दिखेगा, मतलब कि उसमें कुछ दो तरह का चीज दिखने नहीं करेगा, एक ही तरह का चीज दिखेगा। तो वही बोला जा रहा है कि इसमें समान संतत्य जीव उत्पन्न होता है, यानी कि दो तरह का इसमें नहीं होता है, इसमें एक ही तरह का होता है। और इसमें असमान संतत्य के जीव उत्पन्न होता है। ठीक है, असमान माने अलग अलग दोनों। ठीक है, पुरुष हो या तो स्त्री, ऐसे होता है इसमें। तो इसमें असमान संतत्य का जीव उत्पन्न होता है, इसमें एक ही समान संतत्य का जीव उत्पन्न होता है। और यहाँ पर देखिएगा अलैंगिक जनन में यह कुछ निम्न श्रेणी का जीव होता है। हाँ, अलैंगिक जनन की जो विधि होगा ना, नेचुरल एकदम है। इसमें जो होता है जीव का जो निर्माण होता है ये निम्न श्रेणी के पौधे में होगा, जैसे एस्ट हाइड्रा, वही सब में ना हो सकता है कि बड़ा बड़ा प्राणी में कैसे हो जाएगा, नहीं। ये जो होता है हमेशा निम्न श्रेणी के जीवों में होता है। और ये वाला जो होता है लैंगिक जनन, ये पौधों में होता है। युग्मक सुने हो, जैसे कि परागन पढ़ना है आगे चैप्टर में, परागन पढ़ना, स्वपरागन, पर परागन, जल द्वारा परागन, बहुत सारा। उस सब में देखिएगा तो लगभग पादप में भी हो जाता है, और जंतुओं में तो होता ही है लैंगिक जनन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा तो लगभग सभी प्रकार के पादप में, लगभग अधिकतर जो पादप है ना, उसमें ये यही होता है लैंगिक जनन। और जंतु में तो आप लोग जानते हैं कि लैंगिक जनन ही होता है। तो ये सारा 4 अंतर 5 अंतर जो भी हो, ये क्लियर आपको रखना है। बहुत आसान है, बस करते चलिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जल परागन, थोड़ा अगले चैप्टर में भी है, इस चैप्टर में आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो देखो ये दो बार पूछा गया, यानी कि क्वेश्चन बैंक से आपके क्वेश्चन आएंगे, ये 100% श्योर है। ये 5 नंबर 2 नंबर के जितने भी क्वेश्चन है बायोलॉजी में पूछा जाता है, बस मेहनत से पढ़िए जितना करवाते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन आया है कि जल परागन से आप क्या समझते हैं। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, जल परागन से आप क्या समझते हैं। कब का पूछा है, 2020 में और 2023 में पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब परागन की क्रिया जल के माध्यम से होती है। जब परागन का मतलब जानते हैं, परागन क्या होता है पता है, स्वपरागन पर परागन मैट्रिक से पढ़ते आए हैं। परागन का मतलब होता है दोस्तों कि युग्मक का जैसे आदान प्रदान हो जाता है, तो इसमें जल द्वारा होता है। ठीक है, जल परागन से क्या समझ, जब परागन की क्रिया जल के माध्यम से होती है, जब परागन की क्रिया किसके माध्यम से, जल के माध्यम से होती है, तो उसे हम लोग जल परागन कहेंगे। क्या कहेंगे, जल परागन कहेंगे। अब देखो जल परागन का सबसे बढ़िया उदाहरण आपको याद रखना, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि पहले सिनेरिया में जो होता है जल द्वारा परागन होता है, और कुछ विद्यार्थी कहते हैं कि कमल के फूल में जल द्वारा परागन होता है, लेकिन उनका जवाब गलत हो जाता है, क्योंकि कमल पर कौन बैठता है, कमल पर फूल पर कौन बैठता है, तो कीट बैठता है। इसीलिए कमल पर परागन कीट के माध्यम से होता है, जिसे एंटमोफिली कहा जाता है। और ये प्यारेलाल आपके जल के माध्यम से होता है, इसीलिए इसको हम लोग हाइड्रोफिली कहेंगे। क्या कहेंगे, हाइड्रोफिली कहेंगे। यानी जल द्वारा परागन की क्रिया को हम लोग हाइड्रोफिलिक कहते हैं। ये अगर आप लोग स्टार मार के यहाँ से लिख देते हैं एग्जाम में, तो कॉपी की थोड़ी रौनक जो होती है ना, बहुत सुंदर हो जाती है। ठीक है, तो ये काम आपको एकदम करना है एग्जाम में। मान लीजिए परिभाषा याद है, आपको विशेष याद है, तो आप लोग इस तरह से एकदम नोट्स में एकदम बहुत अच्छा तरीका से जरूर लिखे, ताकि कॉपी जो है आपका बहुत सुंदर दिखे। ठीक है, तो ये काम आपको करना है। तो जल परागन की प्रक्रिया परिभाषा क्या होगी, बस इतने लिखना है। जल परागन की क्रिया जल के माध्यम से होती है, उसे जल परागन कहते हैं। एग्जाम्पल में आपको पहले सिनेरिया दे देना है, और एक पॉइंट मार के लिख देना है कि जल द्वारा परागन की क्रिया को जल परागन कहोगे। देखिए टीचर लोग भी थोड़ा समझदार, इतना बेवकूफ नहीं है कि बहुत सारे लिख दोगे इसमें तो आंसर मिलेगा। ये छोटा को क्वेश्चन में इसका आंसर क्या पड़ा होगा, इसीलिए जल परागन इस प्रकार से आप लोग लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इतना याद कर लीजिएगा। अगला देखिए मध्य चक्र ऋतुस्राव चक्र। ठीक है, ये तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, थोड़ा बात को आप लोग समझिए। ठीक है,
मध्य चक्र तरह ऋतु चक्र के बारे में आपको क्या करना है, स्पष्ट करना है। तो मध्य चक्र क्या है, ऋतुस्राव चक्र क्या है, तो ध्यान दे दीजिए। एक मध्य चक्र है, एक ऋतुस्राव चक्र है। ये आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है और इसको यहाँ भी क्वेश्चन में रखिए, ठीक है। तो ध्यान दे दीजिए। तो मध्य चक्र आप लोग देखिएगा, नॉन प्राइमेट स्तनधारियों में पाए जाने वाले चक्र को क्या कहते हैं, मध्य चक्र कहते हैं। कौन सा प्राणी बताइए, तो कौन सा स्तनधारी, तो नॉन प्राइमेट होना चाहिए। कौन सा, नॉन प्राइमेट स्तनधारियों में पाए जाने वाले चक्र को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, तो हम लोग बोलते हैं इसको मध्य चक्र, ठीक है। जैसे गाय हो गया, कुत्ता हो गया, चीता हो गया, हिरन हो गया, चूहा हो गया, तो ये सब नॉन प्राइमेट प्राणी है। कौन सा है, नॉन प्राइमेट स्तनधारी है। तो ध्यान रखिएगा कि नॉन नॉन प्राइमेट स्तनधारियों में पाए जाने वाले चक्र को मध्य चक्र कहते हैं। क्या बोलते हैं, मध्य चक्र कहते हैं। इसके उदाहरण के लिए आप लोग देखिएगा तो गाय, कुत्ता, चीता, हिरन, चूहा, भेड़, ये सब जो है आपका मध्य चक्र का उदाहरण है। दोनों एक साथ पूछेगा कि मध्य चक्र और ऋतुस्राव चक्र क्या है। अब देखिए ऋतुस्राव चक्र क्या होता है, तो इस प्रकार के चक्र प्राइमेट में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, प्राइमेट में पाया जाता है। इसे ऋतुस्राव चक्र कहेंगे। अब इसमें देखिए ऋतुस्राव चक्र के अंतर्गत कौन है, तो इसमें मनुष्य हो गया जो ऋतुस्राव चक्र के अंतर्गत है, यानी कि मनुष्य में कौन, तो मादा, कौन, मादा, ठीक है। बंदर में कौन, तो सब में मादा, ठीक है। तो ये सब जो है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपका क्या चाहिए, ये सब में ऋतुस्राव चक्र दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा, इस प्रकार का चक्र प्राइमेट प्राणियों में पाया जाता है, प्राइमेट जीवों में पाया जाता है, इसे ऋतुस्राव चक्र कहते हैं। उदाहरण के लिए मनुष्य, बंदर, गोरेला में ऋतुस्राव चक्र होता है। और आपके बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किसमें ऋतुस्राव चक्र होता है, तो क्या नहीं बता देंगे, इतना आसान चीज है, बहुत बहुत आसान है, ठीक है। तो इतना आप लोग को करना, ये 7 क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसको आप लोग को अच्छे तरीके से क्लियर कर लेना। ये फर्स्ट चैप्टर है और जब आपका फर्स्ट चैप्टर याद जाता है ना, तो पूरा आत्मविश्वास भर जाता है कि चलो पहला चैप्टर हमारा क्लियर है, दूसरा चैप्टर देखते हैं। तो आपका प्रॉपर नोट्स बना रहेगा ना, तभी आत्मविश्वास मिलेगा। अगर आप आधा अधूरा बनाओगे तब मानने नहीं लगा, ये बात लिख के रखो। एकदम सुंदर सा नोट्स होना चाहिए, लाल पियर पेन से एकदम लिख दीजिए आप लोग, ठीक है। पियर नहीं, लाल ब्लू ब्लैक। अगला देख लीजिए प्यार बच्चों, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। कालिका, कालिका होगा, ठीक है, कालिका लिखा गया। चलो कोई देख, कालिका तथा पत्र पत्र कालिका को उपयुक्त उदाहरण सहित दीजिए। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, 2020 में शायद आया है। देखो कोई बड़ी चीज नहीं है। पहली बात तो कालिका में अलैंगिक जनन किसके माध्यम से होता है, पहली बात यहाँ पर समझो। क्वेश्चन काफी ज्यादा छोटा, जो कि नहीं पूछना चाहिए, इतना छोटा क्वेश्चन एकदम बेसिक पूछ दिया है। देखिए कालिका अलैंगिक जनन की एक विधि है। क्या चीज है, कालिका जो है अलैंगिक जनन की एक विधि है। कालिका अलैंगिक जनन की विधि है, ठीक है, ये बात थोड़ा ध्यान रखिएगा। अलैंगिक जनन की विधि है जो शरीर पर एक प्रकार का कायिक प्रक्रम है। जैसे कि कायिक प्रक्रम का मतलब एक उभार जो होता है वही चीज होता है, यानी कि शरीर पर एक प्रकार का कायिक प्रक्रम है, जैसे हाइड्रा में ये चीज होता है। कालिका अलैंगिक जनन की विधि है जो शरीर पर एक प्रकार के कालिका, क्या चाहिए, कालिका का एक प्रक्रम है, जैसे कि हाइड्रा में ये होता है। जबकि पत्र प्रकालिका जो है आवृत बीज पौधों में, कौन सा बीजे, तो आवृत बीज पौधों का कायिक प्रवर्धन है, जिससे नए संतान की उत्पत्ति होता है। इसके अंतर्गत उदाहरण में है अगैव। क्या चाहिए प्यारे स्टूडेंट, अगैव जो है इसी के अंतर्गत उदाहरण है कि ये आवृत बीजे पौधों में कायिक परिवर्तन की एक विधि होती है। कौन, तो पत्र प्रकालिका, ठीक है। और इसके अंतर्गत अगैव इसका उदाहरण है। और ये क्वेश्चन 2020 में या 22 में पक्का आया है, मिलान कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए। ये थोड़ा नया नवेले क्वेश्चन तैयार किए आपके बोर्ड परीक्षा के लिए, MVPI में रख लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन क्या होता है, आपके बोर्ड में पूछा जाएगा कि कायिक प्रवर्धन है क्या। इतना कायिक प्रवर्धन की विधि है, 3-4 को विधि है, बहुत सारा विधि निकल जाएगा। तो कायिक प्रवर्धन की विधि है वो है क्या, तो वो जानिए आप। तो देखिए कायिक जनन का मतलब ये समझिए, एक पुष्प होता है, पुष्प से पौधा निकलता है, पता है ना। पुष्प जो होता है उससे पौधे बनते हैं। अब बताओ पुष्प नहीं रहेगा, हम चाहेंगे कि तना से, उसके जड़ से, उसके से और कोई भाग से अगर हम पौधे को उगा दे तो वो अलैंगिक जनन कहलाता है। और यही विधि आपका कहलाता है कायिक जनन। आप समझिए कायिक जनन में एक चीज आपको याद रखना है, ठीक है।
फूल का प्रयोग नहीं करना है पौधे को उगाने के लिए। किसका उपयोग? फूल का प्रयोग नहीं करना है बस, और कुछ नहीं, बाकी सब चीज का यूज कर लीजिए। फूल का मतलब पुष्प, ठीक है, पुष्पराज। देखिए यहाँ पर कायिक जनन, ठीक है, कायिक जनन पौधे के पुष्प को छोड़ करके, ध्यान दीजिए कायिक जनन है क्या, ध्यान दीजिए, मोस्ट भी एक क्वेश्चन है कायिक परिवर्तन। कायिक जनन पौधे के पुष्प को छोड़ करके, जैसे कोई पौधा है, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, कोई पौधा है, ठीक है, हमको तो फूल पानी नहीं आता है, मान लो कोई पौधा, तो इसका जो पुष्प जो होगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, इसको पुष्प को छोड़ करके पौधा का अन्य भाग होगा, जड़ होगा, तना होगा, कोई भी भाग होगा, तो ये बात ध्यान रखें, कायिक जनन पौधे के पुष्प को छोड़ करके, पुष्प को छोड़ के पौधे के किसी शारीरिक भाग, ये जो पौधा है इसके पुष्प को खाली छोड़ करके, कौन सा? पुष्प को छोड़ करके पौधे के किसी भी भाग से, पौधे के किसी भी भाग से, जैसे तना, क्या चीज, तना, जड़ तथा कलिका इत्यादि में से नए पौधे का निर्माण कायिक जनन कहलाता है। क्या कहलाता है? कायिक जनन कहलाता है, समझे? यानी कि कायिक जनन पुष्प को छोड़ करके पौधे के अन्य भाग, जैसे पौधे के अन्य भाग क्या होता है? जड़ होता है, और क्या होता है? तना होता है, और साथ में आपका कलिका होता है। क्या होता है? कलिका। इसमें से किसी भी माध्यम से अगर हम पौधे को उगा रहे हैं तो वो आपका कहलाएगा अलैंगिक जनन। क्या कहलाएगा प्यारे स्टूडेंट्स? बड़े ज्यादा गर्मी लग रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये बात थोड़ा ध्यान में रखना है, ठीक है, बस इतने हैं। कायिक जनन पौधे के पुष्प को छोड़कर पौधे के किसी शारीरिक भाग, जैसे तना, जड़ तथा कलिका इत्यादि में नए पौधों का निर्माण कायिक जनन कहलाता है। बहुत आसान चीज है, ठीक है, इसको कायिक प्रवर्धन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको कायिक प्रवर्धन भी कहते हैं। देखिए जड़ों द्वारा कायिक प्रवर्धन मूल्य में होता है, रूट के द्वारा, गाजर में भी होता है। तो ये सब उदाहरण है जो आप अगर चाहे तो बोर्ड में लिख सकते हैं स्टार मार के, कि जड़ों द्वारा कायिक प्रवर्धन किसमें होता है? तो इसमें जो होता है कायिक जनन जो होता है पहले जड़ों द्वारा, मूल्य में भी होता है, गाजर में भी होता है। और पत्ती द्वारा कायिक प्रवर्धन किसके माध्यम से होता है? तो 12वें फैलम में होता है। इसमें अपस्थानिक कलिकाएं निकलते, क्या निकलता है? अपस्थानिक कलिका निकलता है इसमें। तो ये बात थोड़ा ध्यान रखें, बहुत आसान चीज है, तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से कर लीजिए, और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कोई दिक्कत ही नहीं है क्वेश्चन को समझने। बताइए, पुष्प को छोड़ कर पौधे के अन्य भाग जैसे जड़, तना, पत्ते, कलिका आदि से नए पौधे का निर्माण होगा, उसको कायिक जनन कहेंगे। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन। 10वां नंबर क्वेश्चन दे दीजिए, ध्यान दीजिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, तो एकदम एक बार में आप लोग कैच कर लेंगे एकदम इस प्रकार से। तो देखिए, मोनोकार्पिक पादप क्या है, एक क्या चीज होता है? पॉलीकार्पिक पादप। दोनों क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, बोर्ड में आपका आता है कि एग्जाम्पल में आता है कि मोनोकार्पिक पादप का उदाहरण है, एक शब्द का उत्तर है। और मेरे गधे लोग जो ऑफलाइन में पढ़ते हैं उनको ये क्वेश्चन भी नहीं पता है, हमको पता है क्योंकि वो लगे हुए हैं, समझते हैं ना किसमें लगा रहता है जहाँ। चलिए देखिए, मोनोकार्पिक पादप क्या होता है? ऐसे पादप जो अपने शरीर में, अपने जीवन काल में एक बार पुष्प पैदा करता है, यानी कि क्वेश्चन बस एक बार सुन लीजिए, आंसर याद हो। मोनोकार्पिक पादप वे पादप होते हैं जो जीवन में सिर्फ एक बार, जीवन में सिर्फ एक बार पुष्प पैदा करते हैं। क्या करते हैं? एक बार पुष्प व फल देते हैं, मतलब फूल होगा तो एक बार, पुष्प होगा तो एक बार, फल देगा तो एक बार। जैसे हो गया केला, गेहूं, जो एक बार दे और खत्म हो जाए वो पेड़, ठीक है, तो वैसा ही उदाहरण है ये मोनोकार्पिक पादप का, यानी ऐसे पादप जो पूरे जीवन काल में एक बार पुष्प व फल देते हैं, ऐसे पादप को मोनोकार्पिक पादप कहते हैं। जैसे में एग्जांपल में देख लीजिए, धान हो गया, गेहूं हो गया, मक्का हो गया, ये तीनों जो है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स मोनोकार्पिक पादप है, ठीक है। तो थोड़ा मोबाइल कम ध्यान दीजिए, बहुत ज्यादा रेल विद्यार्थी देखता है, शॉर्ट देखता है, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर शॉर्ट देखता है, फेसबुक पर शॉर्ट देखता है, हर जगह उसको शॉर्ट लौक रहा है। और मोबाइल में दिन भर गेम, फ्री फायर, अभी भी कितना होगा कि वीडियो छोड़ के फ्री फायर आईडी लेकर के खेल रहा होगा। तो वैसे स्टूडेंट के एकदम लपड़ थप्पड़ चाहिए कि पिटाई हो तब ना सुधरेगा। मोबाइल में समय बर्बाद किए हुए और उसको पता न चल रहा हम क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर याद है कि मोनोकार्पिक पादप वे पादप होते हैं जो जीवन में सिर्फ एक बार पुष्प व फल पैदा करते हैं
और वो दोबारा नहीं देते, एक बार देना तो खत्म हो जाएगा। जैसे मैं सबसे बड़े उदाहरण याद रख लो आप लोग, केला, केला का पेड़ जानते हो ना, केला सिर्फ एक बार पुष्प और फल देता है बस, उसके बाद वो पेड़ खत्म हो जाता है। तो ये उदाहरण हो गया। तो ये तीनों चीज आपको उदाहरण में याद रखना है। अब देखिए पॉलीकार्पिक पादप का क्वेश्चन नंबर नहीं किया, 10-11 समझो कि एक जैसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, राम लखन, एक राम है तो दूसरा लखन है। अगला क्वेश्चन देख लो, ये क्वेश्चन, ये देखो पॉलीकार्पिक पादप ऐसे पादप जो पूरे जीवन काल में बार बार फल देते हैं। क्या? बार बार। तब तो एक बार लगाइए और जीवन भर खाइए। जैसे हो गया आम का पेड़, अनार का पेड़, टमाटर का पेड़, और ये क्या चीज होता है, हर वो पुष्प, मतलब कि वह हर वो फल जो हम लोग खाते हैं खूब मजे से। जैसे आम का पेड़ हो गया, अनार का पेड़ हो गया, जामुन का पेड़ हो गया। ऐसा फल जो आपको बहुत मजा आता है खाने में, अधिकतर तो यही इसी के अंतर्गत है। ठीक है, केला को छोड़ करके। हाँ, तो यहाँ पर देखिए ऐसे पादप जो पूरे जीवन काल में बार बार फल देते हैं। एक बार रोपिए और जिंदगी भर खाइए। एक बार बार फल देते हैं, उससे पॉलीकार्पिक पादप कहते हैं। अमरूद भी उसी के अंतर्गत है। ठीक है, जैसे आम हो गया, अनार हो गया, अमरूद हो गया, जामुन हो गया, और क्या हो जाएगा पेड़ स्टूडेंट्स, और कोई पेड़ पौधा है बहुत सारा होगा, जो मन करे लिख दीजिए। नहीं, ऐसे पादप जो पूरे जीवन काल में बार बार फल देते हैं, उससे हम लोग पॉलीकार्पिक पादप कहते हैं। इसके अंतर्गत आम हो गया, अनार हो गया, अमरूद हो गया, जामुन हो गया। इससे कुछ आसान चीजें नहीं, ये नहीं इसको आसान। अब देखिए एकलिंगे द्विलिंगी प्राणी, अब प्यारेलाल इससे ऑब्जेक्टिव भी आ जाता है, पढ़िएगा ध्यान से तो हो जाएगा क्लियर। देखिए एकलिंगी और द्विलिंगी प्राणी को परिभाषित करे, एग्जाम में आएगा क्वेश्चन। पढ़ने की चीज है बताइए, तो एक बार पढ़ेगा याद हो जाएगा। तो पहला चैप्टर यही ना है। तो देखिए एकलिंगी क्या चीज होता है इसमें, एकलिंगी प्राणी वे प्राणी होता है जिसमें नर तथा मादा जननांग अलग अलग जीवों में होता है। एकलिंगी जो होता है ना, वो नर अगर है तो नर अलग शरीर में रहेगा, मादा जो अलग शरीर में रहेगा। और द्विलिंगी जो होता है नर और मादा एक ही में है, तो उसको हम लोग बोल देते हैं द्विलिंगी या उभयलिंगी। तो आइए देखते हैं, एकलिंगी का मतलब होता है वे प्राणी जिनमें नर तथा मादा जननांग अलग अलग जीवों में होता है, उसे एकलिंगी कहते हैं। जैसे एकलिंगी में मनुष्य हो गया, हम लोग हो गया, अलग अलग होता है। कुत्ता में भी वही है, बिल्ली में वही है, शेर में वही है, कुछ भी आप लोग लिख दीजिए। ठीक है, गाय में भी वही है। यानी कि इसमें देखिएगा ना, तो नर और मादा का जो जनन जनन जो अंग होता है, वो अलग अलग शरीरों में होता है, एक में नहीं होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, एकलिंगी प्राणी। ठीक है, तो मनुष्य एकलिंगी प्राणी है। अब अगला देखिएगा तो अलैंगिक जनन, द्विलिंगी प्राणी में क्या है, द्विलिंगी प्राणी में कि वे प्राणी जिसमें नर तथा मादा जननांग दोनों एक ही शरीर में होते हैं। ला, नर भी एक में, मादा भी एक में, यानी कि दोनों लैंगिक जनन एक ही शरीर में होता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या चाहिए, द्विलिंगी प्राणी। जैसे हो गया केंचुआ, जोंक, फेटाकृमि। इसी को एक और नाम उभयलिंगी भी कहा जाता है। सबसे बड़ी ताजुब की बात यह है कि आपके बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो इस बात को समझिए और इसको सीरियस में ले लीजिए। ठीक है, तो इसको नोट्स बनाते चलिए, इतना आसान क्वेश्चन है, एक बार पढ़ लीजिएगा तो याद है। बताइए ये सब भी चीज नहीं याद है तो कितना बड़ी दिक्कत की बात है ना। ये सब याद रहना चाहिए ना, एकदम याद रहना चाहिए। चलिए, निषेचन से आप क्या समझते हैं बताइए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, निषेचन से आप क्या समझते हैं। तो देखो यहाँ पर थोड़ा समझना है, थोड़ा बहुत बड़ा परिभाषा भी नहीं है, थोड़ा फिगर देखिएगा। नर तथा मादा युग्मक के संयोजन की क्रिया को निषेचन कहते हैं। ऐसे ये बहुत इजी है तो ऑब्जेक्ट नहीं पूछना चाहिए, लेकिन फिर भी पूछ दे। नर का मान लीजिए, नर का मान लीजिए, नर का एन और मादा का एन, नर का मान लीजिए एन है और मादा का मान लीजिए एन है। तो ये एन एन मिल करके क्या बनाएगा बताइए प्यारे स्टूडेंट्स, तो 2n बनाएगा। ये 2n को हम लोग क्या बोलेंगे, 2n को हम लोग बोलेंगे युग्मज। क्या बोलेंगे, युग्मज, युग्मनज। ठीक है, तो ये आपका द्विगुणित होता है, तो इस बात को थोड़ा आप लोग समझते होंगे, तो ये थोड़ा समझिए, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। अब देखिए ये क्वेश्चन वहां भी यही क्वेश्चन है। ठीक है, आंतरिक निषेचन या बाह्य निषेचन, क्या चाहिए, आंतरिक निषेचन या बाह्य निषेचन क्या है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये मस्त क्वेश्चन, 1 नंबर का क्वेश्चन, एकदम 2 नंबर पूछेगा कि नंबर 1 क्वेश्चन है।
ये आपके बोर्ड में आ सकता है, आंतरिक निषेचन बाह्य निषेचन को समझाएं। देखो आप लोग बताओ कि मनुष्य कैसा प्राणी है, तो कहोगे कि उच्च जीव का प्राणी है, यानी कि उच्च श्रेणी का। जैसे हम लोग उच्च श्रेणी के प्राणी न है, तो हम लोग बताइए उच्च श्रेणी के प्राणी है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर ये बताइए कि हम जैसे कि मादा में क्या चीज होता है, आंतरिक, मतलब कि इसमें जो होता है आंतरिक जनन होता है कि बाह्य निषेचन होता है, मतलब आंतरिक निषेचन होता है कि बाह्य निषेचन होता है। बताइए मनुष्य में मतलब मादा में। कहोगे उच्च श्रेणी का पौधा है तब तो बाहरी होना चाहिए, ऐसा सोचोगे, लेकिन नहीं, आंतरिक होता है, गर्भ में ना बच्चा होता है, इसलिए आंतरिक निषेचन मनुष्य में होता है। ध्यान दीजिए, आंतरिक निषेचन, देखिए आंतरिक निषेचन, जब निषेचन की क्रिया मादा शरीर के अंदर होती है, अंदर का मतलब पेट में होती है, तो उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। ये उच्च श्रेणी के पौधों में ही होता है। जो निम्न जो निम्न श्रेणी का रहेगा उसको बाहर होगा अंडा दे करके, क्या दे करके, अंडा दे करके। तो इसी प्रकार जब निषेचन की क्रिया मादा शरीर के अंदर होती है तो उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। क्या चीज कहते हैं, आंतरिक निषेचन कहते हैं। जैसे पुष्पीय, पादप और मानव, ये क्या चीज है बताओ, उच्च श्रेणी का पौधा न है, गाय हो गया, ठीक है, ये सब जो है बड़ा बड़ा प्राणी है, भारे भरकम प्राणी है, इसीलिए इसका निषेचन आंतरिक होता है। और बाह्य निषेचन किसमें होता है, जो छोटे जीव हो। जिस निषेचन की क्रिया मादा शरीर के बाहर होता है तो इस प्रक्रिया को बाह्य निषेचन कहते हैं। एक आप लोग चाहे तो स्टार मार के लिख सकते हैं, हम लिखना ही भूल गए। हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि आंतरिक निषेचन उन जीवों में होता है जो उच्च श्रेणी के प्राणी होते हैं। उच्च श्रेणी के प्राणी का मतलब ये होगा कि हम लोग बड़े लोग ना हैं, हम लोग थोड़ा समझदार है, इसीलिए उच्च श्रेणी के पौधे में होता है। और बाह्य निषेचन निम्न जीवों के श्रेणी में होता है, निषेचन के मादा शरीर के बाहर होता है, अंडा दे देता है ना, उसी प्रकार निषेचन के बाह्य निषेचन कहते हैं। इसके अंतर्गत मेढक हो गया, मछली हो गया। तो ये सब सारा चीज क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, और आपका इतना ही क्वेश्चन बचा हुआ था। तो चलिए प्यारे बच्चों, आप लोग फटाफट वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिए। और मैं आपको एक काम दे रहा हूँ, ठीक है, सही बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, कोई दिक्कत वाली बात है, एकदम फटाफट आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है और ग्रुप में जुड़ जाना है। चैनल को आप लोग को सब्सक्राइब करने के साथ बेल नोटिफिकेशन दबा लेना है और रोज क्लास करना है। आप लोग को नोट्स है तो इसी नंबर पर मिलेगा सारा चीज। तो बस मेहनत से पढ़िए और कुछ नहीं कहेंगे, बेहतर नंबर के प्रयास में रहिए, बेहतर से बेहतर मेहनत कीजिए। बड़े ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा ये सब चीज याद करने के लिए, नहीं, रोज रिवीजन कीजिएगा ना तो पक्का याद हो जाएगा। और अपनी मजबूरी आप नहीं समझेगा तो कौन समझेगा। हम तो समझ रहे हैं, रोज क्लास ला रहे हैं, देख रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बस यही चाहिए कि मेहनत लगातार होना चाहिए, हर वक्त होना चाहिए, हर समय होना चाहिए। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज के लिए फिलहाल इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।